कल्पना कीजिए कि कोई एक बहुत बड़ी और क्रूर सत्ता से गहराई तक परेशान है। मतलब व्यवस्था से हताशा इस कदर हावी है कि उस सत्ता के सबसे ऊंचे अधिकारी को एक तीखा शिकायत पत्र लिखने का विचार मन में आता है। हाँ, और ऐसे विचार आना बहुत स्वाभाविक भी है। बिल्कुल। लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल है यहाँ। अगर वो पत्र सीधे उस अधिकारी के नाम से भेज दिया गया तो पत्र लिखने वाले पर राजद्रोह का मुकदमा चलेगा और उसे तुरंत सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। सही बात है। मतलब तानाशाही या जो अत्यधिक दमनकारी व्यवस्थाएं होती है ना, वहां सीधा विरोध करना हमेशा विनाशकारी ही साबित होता है। हाँ। ऐसे में शासक को आईना दिखाने के लिए एक अलग तरह की ढाल की जरूरत पड़ती है। मतलब एक ऐसी शील्ड जहां निशाना बिल्कुल सटीक लगे, लेकिन वार करने वाले की पहचान और उसका इरादा एक आवरण के पीछे छिपा रहे। और यहीं से वो अजीब और चौंकाने वाला रास्ता निकलता है। वो शिकायती पत्र किसी इंसान या अधिकारी को नहीं, बल्कि सीधे आसमान में चमकते हुए चांद को लिख दिया जाता है ना कमाल की बात? बिल्कुल। सतह पर देखने से तो ये किसी लोक कथा या विज्ञान कथा की तरह लगता है, जहां कोई चांद से बातें कर रहा है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कोई फैंटेसी हो। हाँ, लेकिन असल में ये सेंसरशिप से बचने और सबसे कड़वा सच कहने का एक बेहद अचूक तरीका था। साहित्य की दुनिया में इसे हम एक ऐसी रचनात्मक रणनीति कह सकते हैं जो व्यवस्था की आंखों में धूल झोंक कर अपना काम कर जाती है। और यही हमारी आज की इस गहन चर्चा का मुख्य विषय भी है। आज हम 1904 में प्रकाशित एक ऐतिहासिक और अपनी तरह की एक बेहद तीखी व्यंग्यात्मक हिंदी रचना के पन्नों को पलट रहे हैं, जिसका शीर्षक है चंद्रदेव से मेरी बातें। ये रचना वाकई अपने आप में एक मील का पत्थर है। जी। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे चांद को संबोधित कर लिखा गया एक साधारण सा लगने वाला पत्रात्मक निबंध असल में हिंदी साहित्य की पहली राजनैतिक और आर्थिक कहानी बन गया। हाँ। और इस विश्लेषण के लिए हमने साहित्यिक लेखों, टेक्स्ट बुक जैसे शैक्षिक मंचों की अध्ययन सामग्री और साहित्य से जुड़े कुछ बेहतरीन वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स का उपयोग किया है। बिल्कुल। और आज के सूचना से भरे युग में जहां हम हर बात सीधे सीधे कह देते हैं, ये जानना बेहद दिलचस्प है कि 100 साल से भी अधिक समय पहले लेखकों ने सत्ता की आलोचना करने के लिए प्रतीकों और व्यंग्य का कितना चतुराई भरा इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा मास्टरपीस है जिसमें व्यंग्य का स्तर कमाल का है। इस कहानी के पीछे जो दिमाग है ना, पहले जरा उसकी बात करते हैं। हाँ, क्योंकि किसी भी युगांतरकारी रचना की गहराई को मापने के लिए उसके रचनाकार की पृष्ठभूमि को समझना बहुत आवश्यक है। मैं बताती हूँ, ये कहानी 1904 में प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। सरस्वती पत्रिका उस समय की सबसे बड़ी पत्रिका? जी बिल्कुल। लेकिन जिस नाम से ये छपी वो किसी वास्तविक व्यक्ति का नाम नहीं था, बल्कि एक छद्म नाम था, बंग महिला। बंग महिला? हाँ। तो इस बंग महिला के पीछे की असली पहचान क्या थी? इस नाम के पीछे थी राजेंद्र बाला घोष। उनका जन्म 1882 में बनारस के एक बहुत ही प्रतिष्ठित बंगाली परिवार में हुआ था। बचपन में उन्हें रानी और चारूबाला पुकारा जाता था। अच्छा। हाँ, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में उतरने के लिए उन्होंने अपनी असली पहचान को पूरी तरह से छिपा लिया था। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक साहित्यिक शौक था या इसके पीछे उस दौर की कोई गहरी सामाजिक मजबूरी थी? मतलब कोई अपना नाम क्यों छुपाएगा? देखिए, 1904 के भारत में महिलाओं के लिए सार्वजनिक जीवन या साहित्य में खुलकर अपनी बात रखना बहुत मुश्किल था। हाँ, समाज की बंदिशें तो थी ही। बिल्कुल, सामाजिक पाबंदियों की दीवारें तो ऊंची थी ही, ऊपर से ब्रिटिश राज की कड़ी नजर हर उस आवाज पर रहती थी जो व्यवस्था पर सवाल उठाए। ऐसे घुटन भरे माहौल में एक महिला का अपनी पहचान छिपाकर साहित्य के मैदान में उतरना और सीधे देश की अर्थनीति और राजनीति पर बेखौफ टिप्पणी करना, मैं कहूंगी कि ये एक क्रांतिकारी कदम था। वाकई, ये कदम मुझे आज के इंटरनेट युग याद दिलाता है। क्या हम इस पत्रात्मक शैली और छद्म नाम के इस्तेमाल को 1904 के उस दौर के रूप में देख सकते हैं जहां कोई अनाम व्यक्ति सोशल मीडिया पर एक वायरल ओपन लेटर लिखकर पूरी व्यवस्था की पोल खोल देता है? अरे, ये तुलना तो बहुत ही सटीक है ना? मतलब बिना अपनी पहचान बताए वो सत्ता के सबसे गहरे राज उजागर कर देता है। यह तुलना उस समय की स्थिति को बहुत अच्छे से स्पष्ट करती है। छद्म नाम ने उन्हें वो निडरता दी जो शायद उनके असली नाम के साथ संभव नहीं थी। और एक दिलचस्प बात यह है कि जब ये रचना पहली बार सामने आई
तो साहित्य जगत इसे कहानी मानने को ही तैयार नहीं था। अच्छा, तो क्या मानते थे? लंबे समय तक विद्वान इसे महज एक निबंध ही मानते रहे। तो फिर इसे कहानी का दर्जा कैसे मिला? पत्र लिखने की इस विधा में ऐसा क्या था जिसने इसे निबंध की श्रेणी से बाहर निकाल दिया? समय के साथ आलोचकों ने इसके कथात्मक ताने बाने को गहराई से परखा। इसमें एक स्पष्ट शुरुआत है, मध्य है और एक ऐसा विमर्श है जो किसी एक विषय पर सीधा निबंध नहीं है, बल्कि एक चरित्र के साथ जीवंत संवाद है। मतलब चांद के साथ संवाद? जी, इसी कारण बाद में इसे पत्रात्मक शैली या एपिस्टलरी स्टाइल में लिखी गई हिंदी की पहली कहानी का दर्जा मिला। क्या बात है! और हाँ, इस शैली पर उस दौर के एक और महान व्यंग्यकार बालमुकुंद गुप्त के मशहूर शिव शंभू के चिट्ठे का भी स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है। हाँ, शिव शंभू के चिट्ठे तो बहुत प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल, पत्र शैली की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि यह लेखक को एक बहुत ही व्यक्तिगत और मासूम स्वर अपनाने की छूट देती है, जिसके पीछे वो अपने सबसे तीखे प्रहार छिपा सकता है। और वो प्रहार किस पर हो रहा था, ये समझना सबसे रोमांचक हिस्सा है हमारी चर्चा का। बिल्कुल। कहानी में लेखिका भगवान चंद्रदेव से संवाद कर रही हैं, लेकिन कहानी के भीतर मौजूद इशारों को देखने से यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि यह चंद्रदेव आसमान वाला चांद नहीं है। यह तत्कालीन ब्रिटिश शासक वायसरॉय लॉर्ड कर्जन का प्रतीक है। लॉर्ड कर्जन नाम आते ही 1904 का वो उथल-पुथल भरा ऐतिहासिक संदर्भ सामने आ जाता है। वो बंगाल विभाजन वाला समय। सही कहा। यह वह समय था जब कर्जन भारत में अपनी सबसे निरंकुश नीतियां लागू कर रहे थे। 1905 के ऐतिहासिक बंगाल विभाजन की रूपरेखा इसी दौरान खींची जा रही थी, जिसने पूरे देश में भयंकर असंतोष पैदा कर दिया था। इसी असंतोष को लेखिका ने बड़े ही मासूम लेकिन चुभने वाले सवालों में ढाल दिया। मैंने स्रोतों में पढ़ा कि एक जगह वे चंद्रदेव से पूछती हैं कि क्या उनके डिपार्टमेंट यानी महकमे में ट्रांसफर या बदली का कोई नियम नहीं है? क्या गवर्नमेंट उन्हें पेंशन नहीं देती? पहली नजर में ये चांद से पूछा गया एक बेतुका सवाल लगता है। चांद का कैसा ट्रांसफर? और यही इस व्यंग्य की असली धार है। ये सीधा तंज लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल पर है। कर्जन भारत में अपने पद पर असाधारण रूप से लंबे समय तक बने रहना चाहते थे। हाँ, वो जाने ही नहीं चाहते थे। बिल्कुल, भारतीय जनता उनके शासन से त्रस्त थी और उन्हें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। लेखिका का ये पूछना कि आप रिटायर होकर काशी क्यों नहीं चले जाते? काशी चले जाते मतलब रिटायरमेंट ले लेते। हाँ, ये दरअसल भारतीय जनता की उस सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व कर रहा था जो किसी भी तरह कर्जन से छुटकारा पाना चाहती थी। एक और जगह लेखिका चंद्रदेव को एक बहुत ही अनोखी सलाह देती हैं। वे कहती हैं कि हे चंद्रदेव, अगर आप अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार कर लें तो एक एप्लीकेशन प्रभु लॉर्ड कर्जन को भेज दें। कर्जन आपको किसी कमीशन या मिशन में जरूर भर्ती कर लेंगे, क्योंकि कर्जन को कमीशन और मिशन अत्यंत प्रिय हैं। उस दौर की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए ये एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। कैसे? ब्रिटिश सरकार हर छोटी बड़ी समस्या को और हर विरोध को शांत करने के लिए एक नया कमीशन या मिशन बैठा दिया करती थी। हाँ, कागजों पर काम दिखाने के लिए। बिल्कुल, ये कमीशन सिर्फ कागजी कार्रवाई करते थे, लंबी लंबी रिपोर्ट बनाते थे, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई सुधार नहीं होता था। यह अंग्रेजों की उस पक्षपाती नीति और टालम टोल वाले रवैये पर सीधा प्रहार था, जिसने पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को पंगु बना दिया था। लेकिन यहाँ एक उलझन होती है मुझे। जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि लेखिका ने सीधे सीधे सत्ता को नहीं कोसा। लेकिन क्या चांद को ही लॉर्ड कर्जन मान लेना सिर्फ एक साहित्यिक मजाक था, या इसके पीछे ब्रिटिश सेंसरशिप से बचने की कोई गहरी रणनीति थी? मतलब चांद का ही रूपक क्यों चुना गया? चांद का रूपक बहुत ही सोच समझकर गढ़ा गया था। आप देखिए, चांद हमेशा ऊंचाई पर रहता है, अपनी शीतल रोशनी में चमकता रहता है, वो धरती को बहुत दूर से देखता है। हाँ, लेकिन धरती के लोगों की वास्तविक पीड़ा, उनकी भूख, उनके दुख दर्द और जमीनी हकीकत से वो पूरी तरह अनजान और अछूता रहता है। और लॉर्ड कर्जन भी बिल्कुल ऐसे ही थे। बिल्कुल ऐसे ही थे वे और उनका पूरा प्रशासन। वे शासक के ऊंचे महफूज आसन पर बैठे थे, जहां से उन्हें भारतीयों की तकलीफें दिखाई नहीं देती थीं। लेखिका व्यंग में भारतीयों को अधम भारतवासी कहती हैं। यह रूपक शासक वर्ग की उस भयानक संवेदनहीनता को बेनकाब करता है, जहां सत्ता जनता से पूरी तरह कट चुकी होती है। ये तो हुई राजनीतिक व्यवस्था की बात, लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं है।
ये राजनीतिक आलोचना से आगे बढ़कर औद्योगिकरण और तकनीक के उस नए रूप पर भी बात करती है जो भारत के परिदृश्य को बदल रहा था। जी, अर्थनीति पर उनका बहुत गहरा कटाक्ष है। लेखिका कलकत्ता के कल कारखानों का जिक्र करती हैं। वे चंद्रदेव से कहती हैं कि यहाँ के कारीगर तो आपके विश्वकर्मा से भी आगे निकल गए हैं। हाँ। और जो सबसे मार्मिक उदाहरण है वो है विद्युत देवी, यानी बिजली का मानवीकरण। वे लिखती हैं कि बिजली जो कभी देवताओं के लिए भी अछूती और शक्तिशाली थी, वो अंग्रेजों के राज में एक दासी बनकर रह गई है। उसे पराए घर में आश्रिता नारियों के भांति दबाव में रखा गया है और सारा भारी बोझ उसी के माथे मढ़ दिया गया है। और सिर्फ बिजली नहीं, प्रकृति के दोहन का एक और दृश्य इस रचना में है। पवित्र मानी जाने वाली गंगा नदी, जिसे वे सुरसरी कहती हैं, उसके वक्षस्थल पर पुलों के मोटे वृहदाकार खंभे गाड़ दिए गए हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली बिंब है, गंगा नदी पर खंभे गाड़ना। लेकिन यहाँ ये सवाल उठाना चाहूंगा मैं कि क्या लेखिका तकनीक या आधुनिकता के खिलाफ थी? ये सवाल अक्सर उठता है। हाँ, मतलब बिजली का आना या पुलों का बनना तो विकास की निशानी है। क्या वे सिर्फ ये दर्शा रही थीं कि अंग्रेजों ने प्रकृति और संसाधनों को अपना गुलाम बना लिया है, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने इंसानों को बनाया? हाँ, ये भ्रम अक्सर पैदा होता है कि शायद वे पुरानी दुनिया में लौटना चाहती थीं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। वे विज्ञान या आधुनिक तकनीक का विरोध नहीं कर रही थीं। तो फिर वो विरोध किस चीज का था? असल में ये हिस्सा उस औपनिवेशिक अर्थनीति की गहरी चीरफाड़ है। वे उस व्यवस्था का विरोध कर रही थीं जहां विकास के नाम पर भारत का भयानक आर्थिक शोषण हो रहा था। अच्छा। कल कारखाने बन रहे थे, बिजली आ रही थी, नदियां बांधी जा रही थीं, लेकिन इस पूरे तथाकथित विकास का फायदा किसे मिल रहा था? सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य को। हाँ, भारत का तो कुछ भला नहीं हो रहा था। बिल्कुल नहीं। भारत के संसाधन निचोड़े जा रहे थे ताकि ब्रिटेन के खजाने भरे जा सकें। इसका मतलब है कि वो विद्युत देवी की दासी वाली जो स्थिति है, वो असल में भारत के ही गुलाम हो जाने का एक रूपक है। बिल्कुल सटीक। और इस आर्थिक शोषण का सबसे दर्दनाक असर उस समय के युवाओं पर पड़ रहा था। युवाओं पर? जी। लेखिका बड़े ही क्षोभ के साथ लिखती हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त भारतीय युवक काठ के पुतलों की तरह मुंह ताकते रह जाते हैं। काठ के पुतले मतलब लकड़ी के पुतले? ये शब्द अपने आप में कितनी बेबसी समेटे हुए है। ये उस भयानक बेरोजगारी का जीवंत चित्रण है। युवाओं के पास डिग्रियां थीं, योग्यता थी, लेकिन उनके लिए कोई अवसर नहीं थे। सारी अच्छी नौकरियां, उच्च पद और आर्थिक लाभ अंग्रेजों या उनके करीबियों के लिए आरक्षित थे। तो ये मशीनरी और ये तकनीक भारतीयों के लिए कोई सौगात नहीं थी, बल्कि ये वो तंत्र था जो उन्हें उनके ही देश में हाशिए पर धकेल रहा था। और जब अर्थव्यवस्था इस तरह काम कर रही हो तो जाहिर है प्रशासन और बुनियादी सुविधाओं का ढांचा भी चरमरा ही जाता है। बिल्कुल। कहानी इस चरमराती हुई व्यवस्था के सबसे नाजुक हिस्से यानी स्वास्थ्य और न्याय पर बहुत तीखा प्रहार करती है। अंग्रेज अपने आप को बहुत आधुनिक और सर्वशक्तिमान मानते थे, लेकिन प्रकृति के आगे वे कितने लाचार थे, ये उस दौर की महामारी ने दिखा दिया। हाँ, हम यहाँ प्लेग की बात कर रहे हैं। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में प्लेग ने जो तबाही मचाई थी, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। लाखों लोग मारे गए थे। जी, लाखों लोग अपनी जान गंवा रहे थे। ब्रिटिश सरकार जो अपने उन्नत चिकित्सा विज्ञान का दम भरती थी, इस महामारी के सामने पूरी तरह घुटने टेक चुकी थी। उनकी चिकित्सा व्यवस्था लाचार और पंगु साबित हो रही थी। और इस भीषण त्रासदी पर लेखिका का व्यंग इतना पैना है कि हम पढ़ते हुए हंसते भी हैं और भीतर से सन्न भी रह जाते हैं। वाकई। वे चंद्रदेव से बड़े ही भोलेपन से कहती हैं कि जब आप भारत भ्रमण के लिए आएं तो कृपया अपने साथ देवताओं के फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी को जरूर ले आएं। वे व्यंग करती हैं कि यहाँ के बड़े बड़े डॉक्टर जब प्लेग महाराज पर विजय नहीं पा सके तो धन्वंतरी जी शायद यहाँ आकर चिकित्सा शास्त्र की कुछ नई शिक्षा ले सकें। ये लाचारी का कितना सटीक और कड़वा वर्णन है। और अगर स्वास्थ्य व्यवस्था का ये हाल था तो न्याय व्यवस्था का मजाक भी कुछ कम नहीं उड़ाया गया इसमें। बिल्कुल। न्याय व्यवस्था के लिए उन्होंने चित्रगुप्त का आह्वान किया। जी। भारतीय मान्यताओं में चित्रगुप्त वो देवता हैं जो मृत्यु के बाद मनुष्य के पाप और पुण्य का पाई का हिसाब रखते हैं, बिना किसी गलती के। और लेखिका चंद्रदेव से कहती हैं कि देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को भी इंडियन पीनल कोड देखने के लिए बुला लीजिए। हाँ, ताकि वे अपने यहाँ के कानून में सुधार कर सकें। और सिर्फ इतना ही नहीं,
वे सलाह देती हैं कि चित्रगुप्त जी को टाइपराइटर ले जाने की भी सलाह दें ताकि उनका काम 2 दिन की जगह 2 घंटे में हो जाए। हाँ, ये तो ऐसा है जैसे आज के समय में कोई किसी बहुत बड़ी विफल हो रही टेक कंपनी के सीईओ को ये सलाह दे कि भाई अपने सॉफ्टवेयर को ठीक करने के लिए किसी पौराणिक देवता को कंसल्टेंट रख लो। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये हास्य असल में एक गहरी त्रासदी को छिपाए हुए है। ये हिस्सा केवल गुदगुदाने के लिए नहीं लिखा गया था। तो इसका असली मकसद क्या था? टाइपराइटर और इंडियन पीनल कोड का जिक्र उस समय के सरकारी विभागों में फैले भ्रष्टाचार, लाल फीता शाही और चाटुकारिता पर गहरी चोट करता है। ये उस पूरी तरह से उदासीन ब्रिटिश प्रशासन का एक निर्भीक दस्तावेज है। ये लाल फीताशाही यानी रेड टेपिज्म किस हद तक फैली थी उस समय? इस हद तक कि न्याय केवल फाइलों में दबकर रह गया था। पदोन्नति के लिए योग्यता नहीं बल्कि सिफारिशें चलती थीं। हाँ, लेखिकाएं स्पष्ट कर रही हैं कि प्रशासन के बड़े बड़े कानून और न्याय के ढकोसले आम भारतीय को राहत देने में पूरी तरह नाकाम है। टाइपराइटर जैसी नई तकनीक आ गई है, कागज तेजी से टाइप हो रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। ये उस व्यवस्था का खोखलापन था जहां मशीनें तो तेज हो गई थीं, लेकिन व्यवस्था की आत्मा मर चुकी थी। अगर आज की इस पूरी यात्रा को समेटा जाए तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि 1904 में लिखी गई ये रचना महज एक काल्पनिक पत्र नहीं थी। बिल्कुल नहीं। आलोचक भवदेव पांडे की कथन का उल्लेख करना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। जी, भवदेव पांडे ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यह हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। हाँ, साहित्य कभी भी एक खाली निर्वात में नहीं रचा जाता। यह कहानी उस युग के बेचैन और त्रस्त समाज की अपनी आवाज थी। इस कहानी के पन्नों में बंगाल विभाजन की सुगबुगाहट का गुस्सा है, प्लेग की लाचारी है और लॉर्ड कर्जन की संवेदनहीन नीतियों का पूरा चिट्ठा है। और मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये सब किसी राजनीतिक पक्षपात के तहत नहीं, बल्कि उस समय के समाज के एक प्रामाणिक और सजीव दस्तावेज के रूप में दर्ज किया गया है। इस रचना की प्रासंगिकता श्रोताओं के लिए आज भी उतनी ही है। ये ज्ञान इसलिए जरूरी है क्योंकि यह हमें सिखाता है कि जब बोलने की आज़ादी पर पहरे हों, जब सत्ता का खौफ इतना हो कि कोई सीधे तौर पर विरोध का एक शब्द भी न कह सके, तब साहित्य व्यंग और रूपक के जरिए कैसे सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सच बोल सकता है। प्रत्यक्ष विरोध को कुचला जा सकता है, आवाजों को दबाया जा सकता है, लेकिन कला और रूपक के भीतर छिपे हुए सच को सत्ता कभी कैद नहीं कर पाती। एक महिला ने 1904 के उस घोर रूढ़िवादी और दमनकारी माहौल में बिना अपना असली नाम उजागर किए एक ऐसी कहानी रच दी जो 1 सदी से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। यही विचार की और उत्कृष्ट साहित्य की असली ताकत होती है। ये समय की सीमाओं को लांघकर हर दौर में अपनी जगह बना ही लेता है। तो आज की इस विचारोत्तेजक चर्चा का समापन एक ऐसे सवाल के साथ करते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। जरा कल्पना कीजिए, अगर आज 2026 के इस आधुनिक दौर में बंग महिला जैसी कोई तेज तरार लेखिका जन्म ले ले और उसे हमारे आज के राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी परिदृश्य पर, जैसे एआई, सोशल मीडिया और सत्ता पर एक ऐसी ही व्यंग्यात्मक कहानी लिखनी हो, तो वो अंतरिक्ष के किस ग्रह या उपग्रह को अपना मुख्य पात्र चुनेगी? ये तो एक बेहद दिलचस्प और डराने वाली कल्पना है ना? आज के दौर में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी नौकरियों को निगल रहा है, जहां सोशल मीडिया के अदृश्य एल्गोरिथम हमारी सोच और हमारे समाज को नियंत्रित कर रहे हैं, क्या वो मंगल ग्रह पर उतरे किसी रोवर को अपना शिकायत पत्र लिखेगी? या शायद किसी सैटेलाइट को? हाँ, और आज की वो नई विद्युत देवी कौन होगी जो इस भारी भरकम सिस्टम की दासी बनकर रह गई है? क्या वो हमारा अपना पर्सनल डेटा है जिसे बड़े बड़े कॉरपोरेशंस दिन रात बिना हमारी मर्जी के निचोड़ रहे हैं? ये सोचने वाली बात है वाकई। शायद आज का वो शिकायत पत्र आसमान के चांद पर नहीं, बल्कि किसी अदृश्य और ठंडे क्लाउड सर्वर पर भेजा जाएगा जहां उसे कोई पढ़ने वाला नहीं होगा, सिवाय उस एल्गोरिथम के जो उसे जानबूझकर अनदेखा कर रहा होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे 1904 में वो चांद अनजान था। हाँ, ठीक उसी तरह जैसे वो दूर बैठा चांद धरती की पीड़ा से पूरी तरह अनजान था। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।